हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य जो हमारा फोकस है वो सिविल सेवा परीक्षा पर है। यूपीएससी और स्टेट सिविल सेवा की परीक्षा में जो इकोनॉमी का सिलेबस शामिल किया गया है उसको मुख्य ध्येय में रखते हुए, मुख्य ध्यान में रखते हुए इस क्लास को नियोजित किया गया है। तो आइए इसी कड़ी में आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आईएमएफ के बारे में, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में परिचय प्राप्त करने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा कि किस प्रकार से इस वैश्विक संस्था की स्थापना होती है। तो आइए इतिहास में चलते हैं और बात करते हैं 1944 की। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है यूएसए में, जिसे यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, इस कॉन्फ्रेंस को लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस ब्रेटन वुड सम्मेलन में दो संस्थाओं का उदय होता है। पहली संस्था आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरी वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक नाम से एक संस्था इस बैठक में, इस ब्रेटन वुड सम्मेलन में बनती है। तो चूंकि ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही आईएमएफ बनता है, ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है, इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड जुड़वा संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बात हुई आईएमएफ की पृष्ठभूमि की कि किस प्रकार से आईएमएफ की स्थापना की जाती है। आगे चलते हैं और आईएमएफ के बारे में वर्तमान का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस समय आईएमएफ के जो सदस्य हैं वो 189 मेंबर इसके हैं वर्तमान में। बात करें इसके हेडक्वार्टर की या मुख्यालय की, यदि हम बात करें तो आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। आप याद करें डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डब्ल्यूटीओ के बारे में, तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। तो हम कह सकते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूटीओ से पुरानी संस्थाएं हैं। बात करें इसकी पोस्ट की, जो निर्णय करती हैं विश्व बैंक के बारे में, जो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं उस पद का नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके अलावा जो विश्व बैंक है उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए अलग अलग संस्थाएं विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करती हैं। वे संस्थाएं कौन सी हैं? पहला, विश्व बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर, आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर। दूसरा, आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और इसके अलावा आईएमएफ की 2 कमेटी भी होती हैं जो इसको सहायता प्रदान करती हैं। वो कमेटियां कौन कौन सी हैं? पहली कमेटी आईएमएफसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी इसे बोलते हैं, और दूसरी कमेटी है डेवलपमेंटल कमेटी। आइए एक एक करके देखते हैं कि आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है, और ये जो 2 कमेटी हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी आईएमएफसी और डेवलपमेंटल कमेटी, क्या होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है? सबसे उच्च प्रकार की संस्था है आईएमएफ के अंतर्गत, और आईएमएफ के सभी जो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इसकी जो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर की, वो वर्ष में एक बार अवश्य रूप से होती है। ठीक है। डिसीजन जो लेते हैं, निर्णय जो लिए जाते हैं आईएमएफ के बारे में, जो प्रमुख निर्णय, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे विभिन्न देश के कोटा का आईएमएफ में प्रत्येक देश का अलग अलग कोटा होता है। वो किस तरह से निर्धारित होता है वो आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम जानने वाले हैं। लेकिन सभी देशों का जो कोटा निर्धारित किया जाता है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा किस देश को कितनी एसडीआर आईएमएफ की एक मुद्रा होती है, आईएमएफ की मुद्रा होती है, किस रूप में ये कार्य करती है, इसे भी आने वाली स्लाइड्स में हम समझने वाले हैं। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट
जो कि आईएमएफ की एक मुद्रा होती है, और किस देश को कितना एसडीआर दिया जाए ये भी निर्णय कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है। नया सदस्य शामिल करने का जो निर्णय होता है वो भी किसके द्वारा लिया जाता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है, सबसे उच्च संस्था होती है, और प्रमुख प्रमुख जो निर्णय लिए जाते हैं आईएमएफ में वो बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य देश हैं किसके, आईएमएफ के, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री होते हैं, जैसे भारत की बात करें तो भारत का वित्त मंत्री क्या होगा, आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर का सदस्य होता है, या तो वित्त मंत्री या फिर किसी किसी देश के क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं, केंद्रीय बैंक के, जैसे भारत के संबंध में आरबीआई का गवर्नर, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक का गवर्नर या फिर वित्त मंत्री क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर, आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य होते हैं। और जो अपॉइंटमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, एक पद होता है आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाम से, तो उसका जो अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की जाती है वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन किस प्रकार होता है और क्या क्या प्रमुख कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उच्चस्थ संस्था जो आईएमएफ के निर्णय लेती है तो वो कौन सी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। उसके बाद में दूसरी जो संस्था है आईएमएफ के अंतर्गत कार्य करती है वो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बोर्ड ऑफ गवर्नर निर्णय लेता है और उन निर्णयों को लागू करवाने या कार्यान्वयन करने वाली जो संस्था है आईएमएफ के अंतर्गत वो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जैसा कि इसके नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, एग्जीक्यूशन का ये कार्य करती है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या करता है, अपनी पावर प्रत्यायोजित या डेलीगेट करता है। किसको, बोर्ड ऑफ गवर्नर अपनी जो शक्तियां हैं प्रत्यायोजित कर देता है, किसको, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। तो इस प्रकार से धरातल पर जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, जबकि प्लान जो बनाए जाते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे, हमने दो कमेटी भी आईएमएफ की देखी थी। पहली कमेटी का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, जिसको आईएमएफसी के नाम से जाना गया था। और इस आईएमएफसी के कितने सदस्य हैं, 24 सदस्य हैं। सभी, ये आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी सदस्य जो आईएमएफ के होते हैं वो जरूरी नहीं हो कि आईएमएफसी के भी सदस्य हों। आईएमएफसी के वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 24 सदस्य हैं। अब हम देखते हैं कि आईएमएफसी का कार्य क्या होता है। आईएमएफसी का कार्य होता है आईएमएफ को सलाह देना, आईएमएफ को सलाह देना किस बारे में, वैश्विक जो आर्थिक स्थितियां हैं, वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बारे में आईएमएफ को क्या देती है, ये सलाह देती है। कौन सी, आईएमएफसी कमेटी, जो कि आईएमएफ के अंतर्गत ही क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंतर्गत ही एक कमेटी होती है आईएमएफसी। वो आईएमएफ को सलाह देती है, किसके बारे में सलाह देती है, वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में सलाह देती है। जैसा हमने देखा था आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर की कम से कम एक मीटिंग क्या होती है, होनी होती है वर्ष में। यहां आईएमएफसी की कम से कम कितनी, 2 बैठक वर्ष में होनी जरूरी है। 2 बैठक वर्ष में होनी क्या होती है, जरूरी होती है। एक जो बैठक होता है उसे वार्षिक बैठक कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्षिक बैठक कहते हैं। और ये जो वार्षिक बैठक होती है किसकी, आईएमएफसी की, वो किसके साथ होती है, जो आईएमएफ की डेवलपमेंटल कमेटी होती है उसके साथ में, और साथ ही साथ विश्व बैंक के साथ में। तो वार्षिक बैठक किस किस के साथ में होती है, एक तो आईएमएफ की विकास समिति के साथ में, आईएमएफ की विकास समिति के साथ में, और दूसरी किसके साथ में होती है, विश्व बैंक के साथ में होती है। तो ये 2 बैठकें आईएमएफसी करता है। आईएमएफसी के संदर्भ में एक बार यूपीएससी आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको एड ऑन किया है आईएमएफ में। उसके बाद में हम बात करते हैं जो अन्य संस्था जिनके साथ में वार्षिक बैठक आईएमएफसी करती है, वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का 10 और साथ ही ग्रुप 24 जो वर्ल्ड बैंक के तहत कार्य करता है, उनके साथ में ये वार्षिक मीटिंग करती है। इसके अलावा एक दूसरी जो मीटिंग होती है, 2 बैठक मैंने आपको बताया आईएमएफसी की होती है। पहली बैठक वार्षिक बैठक और दूसरी क्या कहलाती है, स्प्रिंग मीटिंग या बसंत ऋतु में एक इसकी विशेष बैठक होती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की बैठकें वर्ष में 2 बार आईएमएफसी द्वारा की जाती हैं। कार्य क्या है, आईएमएफ को सलाह देना, किस बारे में सलाह देना, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में सलाह देना। अगली कमेटी जो है आईएमएफ की,
आईएमएफ की जो अगली कमेटी है वो है डेवलपमेंट कमेटी, या इसे कहते हैं विकास समिति। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, विकास के बारे में ये क्या करती है, सलाह देती है। किसको? आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक। ये ध्यान रखना है, आईएमएफ से केवल किसको सलाह दे रही थी? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। जबकि विकास समिति या डेवलपमेंट कमेटी जिसके कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य, जबकि आईएमएफ के सदस्य कितने थे? 24। और यहां डेवलपमेंट कमेटी के कितने सदस्य हैं? 25। डेवलपमेंट कमेटी और आईएमएफसी दोनों ही किसके सदस्य हैं? आईएमएफ के सदस्य हैं। आपको ध्यान, आईएमएफ के क्या है? कमेटियां हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सलाह देती है कौन? विकास समिति या डेवलपमेंट कमेटी आईएमएफ को और साथ ही साथ में विश्व बैंक को। किस बारे में सलाह देती है? वो ही किसके बारे में? विश्व की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, और साथ ही साथ विकास के जो कार्य हैं। कहां विकास के कार्य? विकास के कार्य विकासशील देशों में, विकासशील देशों में विकास के कार्यों की स्थिति के बारे में किसको सलाह देती है? डेवलपमेंटल कमेटी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को क्या देती है? सलाह देती है। और इसकी भी वर्ष में 2 मीटिंग होती हैं। पहली एक बैठक होती है वार्षिक रूप से होने वाली बैठक, और एक बसंत ऋतु में स्प्रिंग मीटिंग। तो ये थी आईएमएफ की कुछ कमेटियां जो आईएमएफ को क्या करती हैं? अपने कार्य में सलाह देती हैं। अब हम बात करेंगे एसडीआर, जिसका नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट। हिंदी में इसे कहते हैं विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। तो ये एसडीआर क्या है? एसडीआर एक तरह से आप मान के चल सकते हैं आईएमएफ की मुद्रा है। क्या है? आईएमएफ की मुद्रा है। और आईएमएफ जितने भी लोन देता है, आईएमएफ यदि किसी प्रकार के ऋण सदस्य देशों को या अन्य किसी को देता है तो वो किस रूप में देता है? एसडीआर के रूप में देता है। तो एसडीआर क्या है? आईएमएफ की एक मुद्रा है जिसके रूप में वह सदस्य देशों को क्या देता है? ऋण देता है। अब जो एसडीआर है वो अपना मूल्य कौन कौन सी मुद्राओं से प्राप्त करता है? तो एसडीआर का मूल्य जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? उन मुद्राओं पर निर्भर करता है जिनका योगदान आईएमएफ के फंड में सबसे ज्यादा होता है। तो आईएमएफ का जो फंड है, आईएमएफ का जो कोष है वो किससे मिलकर बनता है? सदस्य देश जब आईएमएफ को पैसा देते हैं, सदस्य देश क्या करते हैं? सदस्य देश आईएमएफ को क्या देते हैं? पैसा। अब देखिए आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक क्या है? वैश्विक संस्था है। अब आईएमएफ के पास में स्वयं का कोई पैसा नहीं है। आईएमएफ किसी प्रकार का बिजनेस नहीं करता कि उससे पैसा उसको आए। आईएमएफ किसी प्रकार की लाभ की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है कि उसके पास में पैसा आए। तो आईएमएफ के पास में पैसा कहां से आता है? सदस्य देश क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करके आईएमएफ को पैसा देते हैं। जो सदस्य सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे ज्यादा योगदान देते हैं आईएमएफ के कोष में, उनकी जो मुद्रा है वो आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करती है। और सबसे ज्यादा योगदान देने वाली मुद्राएं कौन कौन सी हैं? डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन। युआन पहले सम्मिलित नहीं थी, 2016 में इसको सम्मिलित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको याद करा दूं, कितना किस किस कौन कौन सी मुद्राएं? डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड, इन सभी के द्वारा एसडीआर की वैल्यू या मूल्य का निर्धारण होता है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईएमएफ के कोष में कौन सी मुद्रा का है? डॉलर का, फिर उसके बाद यूरो का, फिर युआन का, फिर येन का, फिर पाउंड का। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। कई बार इस क्रम पे भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने एसडीआर की या स्पेशल ड्राइंग राइट की। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक देश का क्या होता है? प्रत्येक देश का आईएमएफ में एक कोटा होता है। प्रत्येक देश का आईएमएफ में कोटा होता है, कोटा निर्धारित होता है। और ये जो कोटा निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आईएमएफ में सदस्य देश का मौद्रिक योगदान कितना होता है, यानी जो जितना ज्यादा मौद्रिक योगदान देगा उसका कोटा आईएमएफ में उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना मौद्रिक रूप से अधिक योगदान दिया जाएगा उतना ही देशों का कोटा बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना, इनका कोटा क्या है? ज्यादा है। किसमें? आईएमएफ में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इन्होंने ज्यादा योगदान आईएमएफ को किया है। जबकि डब्ल्यूटीओ में हमने देखा था कि डब्ल्यूटीओ का सिद्धांत क्या था? सभी देशों को बराबर क्या दिया जा रहा था? अधिकार।
एक देश एक वोट का सिद्धांत था। लेकिन यहां आईएमएफ में जो कोटा है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सदस्य देश द्वारा जो मौद्रिक योगदान आईएमएफ के कोष में किया जाता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो और जिस देश का कोटा अधिक होगा उस देश को आईएमएफ में क्या होगी? अधिक शक्ति प्राप्त होगी, अधिक शक्ति प्राप्त होगी। अब ये जो आईएमएफ में कोई भी सदस्य देश क्या देना चाहता है? सदस्य देश यदि मौद्रिक योगदान देना चाहता है, किसको देना चाहता है? आईएमएफ को मौद्रिक योगदान देना चाहता है तो उसे दो रूपों में देना होता है। वो जैसे कुल 100 रुपए का मान लो मौद्रिक योगदान देना चाहता है तो इस 100 रुपए में से 1/4 भाग मतलब 25 रुपए इसे किस रूप में देने पड़ेंगे? आईएमएफ को एसडीआर के रूप में देने पड़ेंगे। जबकि 3/4 75 रुपए ये खुद की करेंसी में यानी रुपए में ही दे सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है किसके लिए? कोटा के लिए। और किस प्रकार से कोटा में योगदान प्रत्येक देश द्वारा दिया जाता है इसको हमने समझा। क्या प्रक्रिया है? 1/4 योगदान तो कैसे दे सकता है? एसडीआर के रूप में ही देना होगा। और जबकि 3/4 योगदान स्वयं की मुद्रा में भी कोई देश आईएमएफ को दे सकता है। अब क्या यह कोटा फिक्स कर दिया गया है या कोटा का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है? तो आईएमएफ में सदस्य देशों के कोटा का पुनर्निर्धारण हो सकता है क्या? तो जी हां, पुनर्निर्धारण किया जाता है हर 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में पुनर्निर्धारण किया जाता है किसका? आईएमएफ के अंतर्गत सदस्य देशों के कोटा का। ठीक है, लेकिन इस कोटा के पुनर्निर्धारण के लिए क्या आवश्यक है कि 85% वोट आईएमएफ सदस्यों के 85% वोट द्वारा अप्रूव होने पर ही यह कोटा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त तो क्या हो गई? आईएमएफ सदस्यों के 85% वोट होने चाहिए कोटा परिवर्तित करने के लिए। दूसरा क्या है? जिस सदस्य देश का कोटा बदलना है उसकी सहमति होनी चाहिए, उसकी सहमति आवश्यक होती है। और कोटा में जो ये परिवर्तन किया जाता है ये कुल कोटा भी परिवर्तित किया जाता है आईएमएफ का। जैसे आईएमएफ में ए बी सी डी नाम के जो देश हैं इसका 25 योगदान है, इसका 30 योगदान है, इसका 40 है और इसका 50 योगदान है। तो कुल योगदान कितना हो गया? 50 40 90 और 30 120 और 145। तो कुल योगदान तो कितना हो गया? 145। अब क्या होता है? यदि कोटा का पुनर्निर्धारण करना है तो क्या बदलेगा? किसी सदस्य देश का कोटा भी बदलेगा। जैसे इस देश ए का कोटा कितना कर दिया? 30 कर दिया, तो कुल कोटा कितना हो जाएगा? 145 की जगह 150 हो जाएगा। तो कुल कोटा में भी परिवर्तन होता है और सदस्य देश के कोटा में भी परिवर्तन होता है जब कोटा का क्या किया जाता है? पुनर्निर्धारण किया जाता है आईएमएफ के अंतर्गत। यहां कुल कोटा का पुनर्निर्धारण करने के लिए कितने देशों का? 85% जो सदस्य देश हैं आईएमएफ का, उनकी सहमति होनी आवश्यक है। साथ ही साथ यदि किसी सदस्य देश के कोटा में परिवर्तन होता है तो उस सदस्य देश के सहमति भी इसके लिए आवश्यक होती है। तो यह बात हुई कोटा के पुनर्निर्धारण की। इसी प्रकार के कोटा के पुनर्निर्धारण के लिए 15वां कोटा पुनर्निर्धारण के लिए 15वां जो रिव्यू किया गया था, पुनर्निर्धारण किया गया था कोटा के लिए, उसमें क्या हुआ था? यह निर्धारित किया गया था कि आईएमएफ का जो कुल कोष है, आईएमएफ का जो कुल कोष है उसको क्या कर दिया जाएगा? दुगना कर दिया जाएगा। और दुगना करने से क्या हुआ था? भारत का कोटा बढ़ गया था, भारत का कोटा बढ़ा था। तो इस प्रकार जब 15वां पुनर्निर्धारण आईएमएफ के कोटा का हुआ था उससे भारत को फायदा हुआ था, क्योंकि आईएमएफ के कुल कोटा बढ़ने के फलस्वरूप भारत का जो हिस्सा था कुल कोटा में वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अब ये तो हमने बात करी आईएमएफ के जो निर्णय लिए जाते हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं, आईएमएफ के सदस्य देश कौन से होते हैं, उनका कोटा क्या होता है, आईएमएफ की करेंसी क्या होती है, करेंसी का निर्धारण कैसे होता है, कोटा का निर्धारण कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि इन सब के बाद आईएमएफ कार्य किस किस प्रकार के करता है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अंजाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है।
तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्यों की यदि हम सूची बनाएं तो पहला प्रमुख कार्य है, जब भी किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन की समस्या होती है तो उस स्थिति में आईएमएफ क्या करता है, सहायता करता है। आईएमएफ क्या करता है, सहायता करता है। अब भुगतान संतुलन क्या होता है, जो नए लोग हमसे जुड़े उनको ये मालूम नहीं होगा, लेकिन जो पूरी क्लासेस हमारी देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि भुगतान संतुलन के बारे में बहुत ही विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहां फिर से मैं आपको बता दूं, भुगतान संतुलन का तात्पर्य है किसी देश से बाहर जाने वाली व देश में आने वाली विदेशी मुद्रा। तो जब जाने वाली विदेशी मुद्रा यानी देश से विदेशी मुद्रा बाहर बहुत तेजी से निकले और विदेशी मुद्रा आए बहुत कम, तो उस स्थिति में विदेशी मुद्रा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे भुगतान संतुलन की स्थिति कहते हैं। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो आईएमएफ क्या करता है, सदस्य देशों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो पहला कार्य क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, भुगतान संतुलन की स्थिति में सहायता प्रदान करना। दूसरा, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन का मतलब है विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करना। कैसे करता है, सबसे पहले तो विनिमय का दर को रुपए के लिए माध्यम से समझ लेते हैं। विनिमय का दर का तात्पर्य है एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा की अपेक्षा मूल्य, दूसरी मुद्रा की तुलना में मूल्य। जैसे आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो $1 बराबर 80 रुपए, आप कई बार पढ़ते हो। तो ये दो जो मुद्राएं हैं विश्व की, उनके मध्य यदि तुलना की जाती है तो उसे क्या कह देते हैं, विनिमय दर। तो एक मुद्रा की तुलना में विश्व की दूसरी मुद्रा का जो मूल्य है वो बहुत अधिक या बहुत कम यदि हो जाता है तो उस स्थिति में विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए आईएमएफ क्या करता है, सहायता करता है। जैसे भारत में $1 यदि क्या हो जाए, डॉलर रुपए का क्या हो जाए, अवमूल्यन हो जाए और विनिमय दर इतनी क्या हो जाए, इस प्रकार की हो जाए कि $1 में कितने रुपए आने लग जाए, 100 रुपए आने लग जाए। तो इस स्थिति में क्या करता है आईएमएफ, भारत को डॉलर प्रदान करेगा जिससे भारत के पास में डॉलर बढ़ जाए और भारत की जो विनिमय दर है वो उसमें स्थिरता आ जाए। तो इस प्रकार की सहायता भी आईएमएफ द्वारा प्रदान की जाती है। तीसरा कार्य है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, यानी क्या करता है, आर्थिक विकास में योगदान के लिए भी क्या देता है, सहायता देता है। यह सभी सहायता ऋण के रूप में आईएमएफ द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ आईएमएफ क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के विरुद्ध भी क्या करता है, लड़ता है। कैसे लड़ता है, ये रोकने के प्रयास करता है। क्या रोकने के प्रयास करता है, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का प्रयास करता है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद में जो भी पैसा यूज होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य है अवैध रूप से पैसे या धन का एक देश से दूसरे देश में जाना क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। और इसके थ्रू क्या करता है, आतंकवाद के लिए हथियार या अन्य संसाधन खरीदे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोककर क्या करता है आईएमएफ, आतंकवाद से लड़ने में भी क्या करता है, सहायता करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया, धन का एक दूसरे देश में अवैध जब स्थानांतरण होता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा यदि किसी देश में आ जाती है, नेचुरल कैलामिटीज या प्राकृतिक आपदा किसी देश में आ जाती है तो उस समय भी आईएमएफ क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और अवैध मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का फंड बना हुआ है आईएमएफ के अंतर्गत। उस फंड को क्या बोलते हैं, एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फंड। इसी प्रकार एक आतंकवाद को रोकने के लिए अलग से फंड आईएमएफ के अंतर्गत बना रखा है, जिसे सीएफटी बोलते हैं, कॉम्बैट फाइनेंस टू टेररिज्म। आतंकवाद को रोकने के लिए अलग से एक फंड। इस प्रकार के कुछ कार्य आईएमएफ द्वारा किए जाते हैं।
अब ये सभी प्रकार के जो कार्य आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा किए जाते हैं, ये कैसे करे जाते हैं? ऋण प्रदान करके। कैसे करके? ऋण प्रदान करके। अब ऋण प्रदान कैसे करता है आईएमएफ? देखिए, आईएमएफ के पास में क्या होता है? आईएमएफ के पास का खुद का क्या होता है? कोष होता है। इस कोष में पैसा कहां से आता है? जैसे सदस्य ए बी सी डी हैं, ये क्या देते हैं? इसको पैसा देते हैं। बी सी डी ये सभी मिलके क्या देते हैं? आईएमएफ को पैसा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि जब इनका क्या होता है, किसी संकट की स्थिति सदस्य देशों में आती है तो क्या करा जाता है? आईएमएफ भी इनको पैसा देता है सस्ती दर पर। तो इस प्रकार एबीसीडी द्वारा पूल करके एक कोष बनाया गया। इस कोष को क्या कहा गया? आईएमएफ। और ये कोष में जो पैसा होता है वो किस रूप में होता है? जैसा मैंने आपको बताया, आईएमएफ की करेंसी स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर के रूप में होता है। तो जब भी किसी सदस्य देश को पैसा चाहिए होता है तो इस एसडीआर में से सदस्य देश को क्या दे देता है? देश को ऋण दे देता है। कौन? आईएमएफ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस एसडीआर कोष का जो पैसा है वो क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कम पड़ जाता है। कम पड़ गया, तब आईएमएफ सदस्य देशों को पैसा किस प्रकार प्रदान करता है? इसके लिए दो फंड आईएमएफ के पास हैं, दो प्रकार की व्यवस्थाएं आईएमएफ के पास हैं। पहली जो व्यवस्था है उसे बोलते हैं जीएबी, जनरल एग्रीमेंट टू बोरो, और दूसरी व्यवस्था है न्यू एग्रीमेंट टू बोरो या एनएबी। और इनके अंतर, इस व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या करता है? पहला, मैंने आपको बताया, आईएमएफ को यदि सदस्य देशों को सहायता प्रदान करनी है, ऋण देना है, तो पहले तो ये स्वयं के पास में जो उसका कोष है एसडीआर के रूप में, उसके माध्यम से सदस्य देशों को सहायता प्रदान करता है। यदि उस कोष में पैसा कम पड़ जाता है तो क्या करता है? फिर आईएमएफ क्या करता है? सदस्य देशों से, या तो सदस्य देशों से पैसा मांगता है, सदस्य देशों से पैसा लेता है, या फिर किन्हीं अन्य संस्थाओं से क्या करता है? पैसे का इंतजाम करता है, और यहां से पैसा लाकर क्या देता है? सदस्य देशों को देता है। तो इस प्रकार से आईएमएफ ऋण उपलब्ध कराता है अपने सदस्य देशों को। ठीक है, स्वयं के पास से, और अगर दूसरी जगह से लाता है तो उसको क्या कह देते हैं? जनरल एग्रीमेंट टू बोरो या न्यू एग्रीमेंट या न्यू अरेंजमेंट टू बोरो नाम से जाना जाता है। तो ये ऋण देने की व्यवस्थाएं हैं आईएमएफ की। उसके अलावा आईएमएफ जो ऋण देता है उसको कुछ भागों में बांटा जाता है। किन उद्देश्यों? ऋण देने के उद्देश्यों के आधार पर, ऋण देने के उद्देश्य के आधार पर जो आईएमएफ के ऋण हैं, उन्हें कुछ भागों में बांटा जाता है। और वे भाग कौन कौन से हैं, वे सुविधाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है पीआरजीएफ, जिसे कहा जाता है पुअर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, इसके अंतर्गत ऋण किसके लिए दिया जाता है? गरीबी हटाने हेतु, गरीबी दूर करने हेतु, और साथ ही साथ आर्थिक वृद्धि देश कर पाए, आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने और गरीबी हटाने के लिए ऋण दिया जाता है। और गरीबी हटाना कहां दिया जाएगा ऋण? जहां गरीबी हो, और गरीबी इसका मतलब गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को, गरीब देशों को क्या किया जाता है? गरीबी हटाने के लिए ऋण दिया जाता है। और दूसरा, आर्थिक वृद्धि के लिए ऋण दिया जाता है। तो आर्थिक वृद्धि के लिए ऋण किन देशों को दिया जाएगा? जहां आर्थिक वृद्धि की दर कम हो। तो इस प्रकार का, जहां आर्थिक वृद्धि दर कम हो उन देशों को, और गरीब देशों को इस सुविधा के अंतर्गत, पीआरजीएफ पुअर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी सुविधा के अंतर्गत आईएमएफ ऋण देता है। आपको ध्यान से देखना है, आईएमएफ के संदर्भ में यदि कोई प्रश्न निकलते हैं तो इस प्रकार के निकलते हैं कि आईएमएफ की पीआरजीएफ फैसिलिटी क्या है, इसके अंतर्गत किन देशों को ऋण दिया जाता है। यह ध्यान रखना है कि यहां जरूरी नहीं है कि सदस्य देश को ही ऋण दिया जाए। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम लेने वाले कमीशन उलझा सकते हैं कि क्या पीआरजीएफ के अंतर्गत केवल सदस्य देशों को ऋण दिया जाता है? तो जी नहीं, केवल सदस्य देशों को नहीं, अन्य देशों को भी ऋण इसके माध्यम से दिया जा सकता है। दूसरी इस प्रकार की ऋण सुविधा है एक्सोजीनियस शॉक फैसिलिटी, और इसके अंतर्गत भी क्या दिया जाता है? गरीब देशों को क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। और ये गरीब देशों को ऋण किस कंडीशन में दिया जाता है? जब क्या होता है, कोई ग्लोबल शॉक, वैश्विक रूप से क्या आ गई, कोई मंदी आ गई, वैश्विक रूप की कोई मंदी आ गई, या वैश्विक ऐसी कोई घटना हो गई जिससे अर्थव्यवस्था पर, गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या करता है? आईएमएफ क्या देता है?
एक्सोजीनियस शॉक फैसिलिटी के अंतर्गत गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। यहां भी ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि केवल सदस्य देश ही इससे ऋण ले पाए, कोई भी देश इस फैसिलिटी के तहत आईएमएफ से ऋण ले सकता है। तीसरा जो सुविधा आईएमएफ द्वारा ऋण देने के लिए दी जाती है वो है एसबीए, जिसे जाना जाता है स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स के नाम से। और इनके अंतर्गत क्या होता है, जब भुगतान संतुलन की समस्या सदस्य देशों में, भुगतान संतुलन की समस्या क्या हो जाती है, देशों में उत्पन्न हो जाती है। भुगतान संतुलन का तात्पर्य विदेशी मुद्रा की जब कमी हो जाती है, उस स्थिति में भी एसबीए स्टैंड बाई अरेंजमेंट के माध्यम से आईएमएफ ऋण प्रदान करता है। अगली इस प्रकार की सुविधा है ईईएफ, जिसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट एसबीए के तहत ही ऋण दिया जाता है। लेकिन एक देखा आपने, एसबीए के तहत ऋण भुगतान संतुलन की अवस्था में दिया जाता है, और दूसरा आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार किसी देश को अपने देश में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए, जैसे बैंकिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए, बीमा सुविधा में विस्तार करने के लिए, इन सभी सुविधाओं के लिए यदि क्या किया जाता है, या यूं कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए यदि किसी देश द्वारा आईएमएफ से ऋण लिया जाता है तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ईईएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत आईएमएफ में आता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनके द्वारा आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को या अन्य देशों को ऋण प्रदान किया जाता है। अभी हमने उनमें से एक कंडीशन, एक शर्त पढ़ी थी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में हमने देखा था क्या होता है, आर्थिक सुधारों हेतु ऋण दिया जाता है, आर्थिक सुधारों हेतु ऋण दिया जाता है। और इस फैसिलिटी को वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से भी जाना जाता है। अब आर्थिक सुधारों हेतु ऋण दिया जा रहा है, यदि कोई देश आर्थिक सुधार बीच में रोक दे दिया जाता है, यदि कोई देश सुधार बीच में रोक दे तो उसके लिए आईएमएफ ने क्या व्यवस्था की है कि ईईएफएफ के तहत जो ऋण दिया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, यानी किस्तों में दिया जाएगा। पहले पहली किस्त दी जाएगी और पहली किस्त लेने के बाद में यदि आर्थिक सुधार होता है वहां पर तो अगली किस्त को रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार ईईएफ या वाशिंगटन कंसेंसस के आधार पर जो ऋण प्रदान किया जाता है आईएमएफ द्वारा, वो कैसे दिया जाता है, किस्तों के माध्यम से दिया जाता है। और आर्थिक सुधार यदि नहीं किए जाते हैं तो अगली किस्त रोक दी जाती है। ये बात हो गई आईएमएफ के कुछ ऋण सुविधाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे आईएमएफ विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी स्थिति बताने के लिए कुछ रिपोर्ट जारी करता है, वार्षिक रूप से क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। किसके लिए रिपोर्ट जारी करता है, विश्व की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए, विश्व की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। वे रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, पहली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये वर्ष में दो बार किसके द्वारा जारी की जाती है, आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। इसी प्रकार एक अन्य रिपोर्ट जो जारी करता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यहां आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऑप्शन में ये दे दिया जाता है, प्रश्न इस प्रकार का बनता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन होते हैं आईएमएफ, दूसरा होता है वर्ल्ड बैंक और तीसरा होता है डब्ल्यूटीओ। तो आप जल्दी से टिक किस पे करते हैं, वर्ल्ड बैंक पे। क्यों, क्योंकि आप देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। अब हमने देखा था आईएमएफ में एक कोटा सिस्टम कार्य करता है, क्या उस कोटा सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, क्या आईएमएफ में सुधार की आवश्यकता है, आईएमएफ में सुधार होना चाहिए। तो किसी संस्था में सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान व्यवस्था में खामी है या नहीं, वर्तमान व्यवस्था में क्या कमी है। यदि कोई कमी है तो क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार की आवश्यकता को देखने से पहले वर्तमान व्यवस्था को देखते हैं। तो वर्तमान व्यवस्था क्या है कि आईएमएफ का जो एमडी है उसके लिए ये परंपरा रही है कि
वो कैसा होगा? यूरोपियन देश से होता है। तो क्या 21वीं सदी में इस प्रकार की व्यवस्था सही है? किसी वैश्विक संस्था का प्रमुख क्या हो, किसी विशिष्ट देश से आए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों को कम कोटा मिला हुआ है। किसमें? आईएमएफ में। तो निर्णय में भागीदारी भी उनकी कम है, निर्णय में भागीदारी कम है। तो क्या ये जो आधुनिक विश्व है जिसमें समानता की बात की जाती है, राइट ऑफ इक्विलिटी, समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है? तो जी हां, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। और जो आईएमएफ के नियम हैं वो क्या करते हैं? सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं कि कोई कमजोर देश है तो उसके लिए नियमों में किसी प्रकार की छूट दी जाए। तो इस प्रकार इन सारे आधारों पर हम कह सकते हैं कि आईएमएफ की व्यवस्था जो वर्तमान में है उनमें सुधारों की क्या है? आवश्यकता महसूस हो रही है। भारत के संदर्भ में यदि आईएमएफ की स्थिति, आईएमएफ और भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो शुरुआत में क्या होती है? भारत आईएमएफ से ऋण लेता है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलती रही है और वर्तमान की यदि हम बात करें तो भारत क्या है? आईएमएफ को ऋण देता है। 2012 में ये स्थिति भारत ने प्राप्त कर ली थी। तो इस प्रकार आईएमएफ, हालांकि भारत आईएमएफ से ऋण लेता रहा है, लेकिन भारत 2012 के पश्चात कुछ बड़े योगदानकर्ताओं में आईएमएफ के जो फंड में योगदान देते हैं उन देशों में सम्मिलित हो गया है। आईएमएफ की हम बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात कर चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वैश्विक स्तर पर क्या करता है? कार्य करता है। आईएमएफ किस स्तर पर कार्य करता है? वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। वैश्विक स्तर पर क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन आईएमएफ के समांतर ही क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी निर्माण हमें हाल के दिनों में देखने को मिला है। आइए देखते हैं कौन कौन से इस प्रकार के संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं जो आईएमएफ जैसा ही कार्य करती हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर ना करके क्या करती हैं? एक क्षेत्रीय स्तर पर करती हैं। इनमें से पहला है चियांग माई इनिशिएटिव, दूसरा ब्रिक्स CRA, तीसरा G10, G15, G20, G24, G77। आइए एक एक करके देखते हैं ये संस्थाएं क्या हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस क्षेत्र के लिए कार्य करती हैं। आईएमएफ का कार्य क्या है? सदस्य देशों को पैसा देना। कब पैसा देना? गरीबी हटाने के लिए, भुगतान संतुलन की स्थिति में, डेवलपमेंट वर्क के लिए, इन सभी के लिए पैसा देती है। और ये संस्थाएं भी यही कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें आईएमएफ की समांतर संस्थाएं हमने कहा। समांतर संस्थाएं कहा? कार्य समान करती हैं, केवल कार्य करने का क्षेत्र क्या है? छोटा है। आईएमएफ जहां वैश्विक स्तर पर कार्य करती है और ये क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो समांतर इंस्टीट्यूशन है चियांग माई इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव या इस नवाचार के अंतर्गत क्या किया जाता है? आसियान जो देश हैं, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, चाइना, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया 1997 में एक व्यवस्था स्थापित करते हैं और कहते हैं कि हम हमारी करेंसी को पूल करेंगे, हमारी मुद्रा को एक साथ पूल करेंगे और एक दूसरे के देश में मुद्रा को चलाएंगे। तो इस प्रकार मुद्रा को इकट्ठी करने की जो व्यवस्था 1997 में की जाती है, किन किन देशों द्वारा? आसियान कंट्री, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। उसे ही किस नाम से जाना जाता है? चियांग माई इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। अगला है ब्रिक्स CRA व्यवस्था। तो ब्रिक्स का नाम आपको सभी को पता है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना और अंत में साउथ अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित हो गया था। इनका क्या है? एक समूह है। ठीक है। अब इन ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स CRA नाम से एक व्यवस्था चालू करी। CRA का नाम है, CRA का तात्पर्य है कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, कि ये क्या करेंगे? अपनी करेंसी को, अपनी मुद्रा को क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। कब? भुगतान संतुलन की, यानी विदेशी मुद्रा का संकट यदि किसी देश में उपस्थित हो जाएगा इन ब्रिक्स देशों में, तो एक दूसरे की सहायता क्या करेंगे? ये देश करेंगे।
और इनके लिए जो योगदान करके एक कोष बनाया गया, इनका ये कार्य करने के लिए सभी सदस्य देशों द्वारा योगदान करके एक कोष बनाया गया, और उस कोष में सर्वाधिक जो योगदान था वो किसका था? चाइना का था। दूसरा जो योगदान इंडिया और रशिया का बराबर योगदान था, और ब्राजील का भी बराबर योगदान था, और सबसे कम योगदान साउथ अफ्रीका का यहां में देखने को मिलता है। और इसकी जो स्थापना होती है वो 2015 में जो फोर्टोलोजा नाम से क्या होती है, फोर्टोलोजा सम्मेलन जो होता है ब्रिक्स का, उसमें इस संस्था की स्थापना क्या क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स CRA की जो स्थापना होती है वो कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन है उसके द्वारा होती है? तो 2015 का जो फोर्टोलोजा सम्मेलन होती है उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगली ऐसी संस्था है G10, स्थापना होती है 1962 में, और IMF का एक व्यवस्था है जनरल अरेंजमेंट ऑफ बोरोविंग। ये व्यवस्था हमने जब IMF पढ़ रहे थे उसमें पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि IMF क्या देता है? ऋण देता है। किसको? सदस्य देशों को। इसके लिए IMF क्या करता है? खुद के कोष का प्रयोग करता है, और ये कोष जब क्या होता है, इनसफिशिएंट पड़ जाता है, तो इनसफिशिएंट पड़ जाने के बाद ये क्या करता है? सदस्य देश जैसे ABCD क्या है, इसके सदस्य देश हैं, इनसे क्या करता है? योगदान मांगता है, ठीक है ना। और इस योगदान मांगने को ही क्या कहा जाता है? जनरल अरेंजमेंट ऑफ बोरोविंग कहा जाता है। और जो सदस्य देश ये पैसा IMF को देते हैं जनरल अरेंजमेंट ऑफ बोरोविंग के तहत, उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया, उस समूह को ही क्या कहा जाता है? G10 कहा जाता है। अगला है इस प्रकार का समूह G15, G15। G15 की जो स्थापना होती है 1986 में होती है, और लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश मिलकर इस समूह की स्थापना करते हैं। 17 देश इस जो ये नवाचार है इसमें सम्मिलित होते हैं, और निवेश के लिए क्या होते हैं? ये एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट में हम निवेश करेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो G15 के नाम से वैश्विक रूप से जानी गई। अगली इस प्रकार की व्यवस्था थी IMF के समांतर G20, जो एक बड़ी संस्था है, बड़ा अरेंजमेंट है, और इसकी जो स्थापना होती है 1999 में होती है। 1990 में ईस्ट एशिया में जो भयंकर मंदी आती है, आर्थिक मंदी आती है, उसके बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में 1999 में G20 नाम से संस्था की स्थापना होती है। न केवल विकसित देश अपितु जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या विकासशील देश हैं वो भी क्या हैं? इसमें G20 के सदस्यों में शामिल हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी सदस्य के रूप में किस में शामिल हैं? G20 में शामिल हैं। और G20 विशेष ध्यान रखना है आपको, G20 IMF के साथ में मिलकर क्या करता है? कार्य करता है। IMF के साथ में मिलकर कार्य करता है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक और IMF जो दोनों ही के दोनों ही हैं, वो G20 की मीटिंग में, हालांकि IMF और वर्ल्ड बैंक कोई G20 के सदस्य नहीं है, लेकिन इनको पदेन सदस्य का दर्जा किसने दे रखा है? G20 ने दे रखा है। तो G20 की जो भी मीटिंग होती है उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक पदेन सदस्य के रूप में भाग लेता है। तो ये बात हुई G20 की। अगला संगठन इस प्रकार का है G24, जिसकी स्थापना होती है 1971 में, और जो विकासशील देश हैं वो क्या करते हैं? इस समूह को बनाते हैं। किसके लिए? IMF में सुधार के लिए, कि IMF में कुछ सुधार होने चाहिए, विकासशील देशों को क्या करना चाहिए? अधिक अधिकार मिलने चाहिए। उसके लिए ये G24 नाम का समूह बनता है। जो विकासशील देश हैं, 24 विकासशील देश इस समूह को बनाते हैं, इस ग्रुप को मिलकर बनाते हैं। इसके अलावा G77 के जो सदस्य होते हैं वो भी इस G24 की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। G77 क्या होता है इससे अगली स्लाइड में हम समझने वाले हैं, ठीक है। और चाइना हालांकि क्या नहीं है, G24 का सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसे शामिल किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसे शामिल किया जाता है। अगला इस प्रकार की संस्था है G77, स्थापना होती है 1964 में, और ये भी क्या है? विकासशील देशों का एक समूह है।
विकासशील देशों का एक समूह है और 134 इसमें सदस्य हैं। G24 में हमने सदस्य देखे थे कितने, 24, जबकि यहाँ G77 में सदस्य कितने हैं, 124। तो इस प्रकार से हमने बात करी जो IMF और उसके समानांतर क्षेत्रीय स्तर पर कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थाएं बनी हैं उनकी। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगली हमारी जो स्लाइड होगी उसमें पहला जो फैक्ट है, जो हमने पहले भी देख लिया था, कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो निर्माण है वो ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा हुआ है, तो इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। और जैसा हमने देखा था कि WTO UNO का पार्ट नहीं है, UNO का पार्ट नहीं है, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही UNO ग्रुप का क्या है, भाग हैं। ब्रेटन वुड ट्विंस किसको कहा गया, IMF और वर्ल्ड बैंक को। अब ये ब्रेटन वुड 2 किसे कहा गया, ब्रेटन वुड 2 क्या है, जैसा मैंने आपको बताया IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वैश्विक मंदी 2008 में देखने को मिली थी। तो यह आवश्यकता महसूस हुई कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में ही क्या किए जाएं, कुछ सुधार किए जाएं। क्या किया जाए, सुधार किए जाएं, रिफॉर्म्स किए जाएं। तो इन रिफॉर्म्स की जो आवश्यकता पड़ी उसे ही ब्रेटन वुड 2 के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने IMF और उसके समांतर अन्य संस्थानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आशा है IMF और उसके संबंधित जो अन्य समांतर संस्थान है उसके बारे में आपकी जानकारी जो है वो बड़ी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।